हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। आज थोड़ा सा आईटी का इशू रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे हम आ चुके हैं ऑनलाइन। तो लास्ट टाइम जब हमने कॉन कॉल में कोरोना वायरस की बात की थी, तब हमने देखा था कि इंडिया में वैक्सीन अप्रूवल की प्रोसेस क्या है। वैसे तो अभी तक इंडिया में एक भी वैक्सीन अप्रूव हुई नहीं है, पर आप वो प्रोसेस का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में रहेगी। अब आपको ये भी पता होगा कि कुछ देशों में वैक्सीन लगना स्टार्ट हो चुकी है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से 35 लाख शॉट्स अभी तक दुनिया में लगाए भी जा चुके हैं। एक अच्छा सवाल यहाँ ये आ सकता है कि किन देशों में कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है भाई। तो उसके लिए मैं न्यूयॉर्क टाइम से ली गई कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। उसके लिए मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। तो सबसे पहली बात करें फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की, जिसकी एफिकेसी 95% है। इसके 2 डोजेस लगेंगे 3 वीक्स अपार्ट, और इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसे स्टोर -70 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ेगा। लेकिन जिन कंट्रीज को आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, उन कंट्रीज ने इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, फुली अप्रूव्ड एंड कैन बी यूज्ड। तो उनमें है कनाडा और सऊदी अरेबिया और इवन बहरीन। इसके अलावा जो कंट्रीज येलो में दिख रही हैं, वहां पर अर्ली लिमिटेड या इमरजेंसी यूज इस वैक्सीन का हो रहा है, और ये काफी सारी कंट्रीज है। इसमें यूएसए है, पनामा, कोस्टारिका, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, ब्रिटेन एंड द ईयू, यूरोपियन यूनियन में आई थिंक 24 देश आते हैं। 20 से ज्यादा ही देश आते हैं। उन सब ने इस वैक्सीन को अर्ली लिमिटेड या इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। सिंगापुर भी यहाँ पर लिस्ट में है। तो फाइजर की एक वैक्सीन है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अभी प्रेवलेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्ना। मॉडर्ना की भी एफिकेसी काफी अच्छी है। इसके भी 2 डोज लगेंगे। पिछली वाली वैक्सीन 3 वीक्स अपार्ट थी, ये 1 महीने बाद सेकेंड वैक्सीन लगेगी। इसका फायदा यह है कि इसे स्टोर करने के लिए -20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये थोड़ा पिछली वाली वैक्सीन से स्टोर करने में थोड़ी आसानी है। लेकिन अप्रूवल इस वैक्सीन को अभी कनाडा में मिला है, फुली अप्रूव्ड, और यूएस में इसे अर्ली लिमिटेड या इमरजेंसी यूज के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो सिर्फ 2 देशों में मॉडर्ना की वैक्सीन फिलहाल यूज हो रही है। इसके बाद कुछ और वैक्सीन्स भी हैं जिनके आपने नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो मैंने सोचा उनकी भी बात की जाए। सबसे पहले स्पुतनिक 5, इसकी बात हमने भी की थी। ये रशिया की वैक्सीन है। इसको अभी अर्ली अप्रूवल मिला है रशिया, बेलारूस और अर्जेंटीना में। ये 3 देशों में अर्ली या लिमिटेड यूज इसका हो रहा है। इसके बाद 2 वैक्सीन्स हैं जो कि चाइना की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, साइनोफार्म, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेस्ट कर रहा है। और इसे एक वैक्सीन को बनाया है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ने, और दूसरी वैक्सीन को बनाया है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ने। तो फर्स्ट वाली वैक्सीन यूएई और बहरीन में अप्रूव हो चुकी है, और सेकंड वाली सिर्फ लिमिटेड यूज चाइना और यूएई में किया जा रहा है। फर्स्ट वाली का भी लिमिटेड यूज चाइना में हो रहा है। तो ये 3 वैक्सीन हैं जो अभी हो सकता है क्लोज टू अप्रूवल, लेकिन नॉट एग्जैक्टली अप्रूव्ड। इसके बाद इंडिया स्पेसिफिकली में हम 2 वैक्सीन के नाम सुनते हैं। एक होता है कोविशील्ड, जो बना रहा है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका। इसका इंडिया में नाम कोविशील्ड है। सीरम इंस्टीट्यूट, जो जिसका काम वैक्सीन प्रोडक्शन है, उन लोगों ने अप्लाई किया था इसके अप्रूवल के लिए। उसको 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका अप्रूवल तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस वैक्सीन को यूके में अप्रूवल नहीं मिल जाए। तो ये है कोविशील्ड, इसका नाम आपने सुना ही होगा। और दूसरी वैक्सीन जिसका नाम आपने सुना होगा वो है कोवैक्सीन। इसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर, जो कि इंडिया की बॉडी है, ये 2 मिलके बना रहे हैं। और कोवैक्सीन एक्चुअली अभी फेज 3 ट्रायल्स में है, और फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट अर्ली 2021 में आएंगे। यानी इसके तो अभी फेज 3 रिजल्ट भी नहीं आए। तो ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 2 इनके नाम आपने सुने होंगे, तो मैंने सोचा इनकी भी बात कर ली जाए। अब ये तो थी बात वैक्सीन की, लेकिन एक जगह मैंने एक जोक पढ़ा। और वैसे तो ऐसे पेंडेमिक को लेकर जोक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी शेयर कर रहा हूं। जोक ये था कि द कोरोना वायरस इज डूइंग अ बेटर जॉब रिस्पॉन्डिंग टू द पेंडेमिक देन ह्यूमंस।
दरअसल इस पैंडेमिक ने ह्यूमंस को चैलेंज किया। जिस तरह से हम जिंदगी जीते आ रहे थे उसे बदलने का चैलेंज। अब हम कितने सक्सेसफुल हुए इस चैलेंज में ये तो हम अपने आसपास देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितनी सावधानियां बरत रहा है। लेकिन क्या हो अगर वायरस भी अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगे? और ऐसा दरअसल हो चुका है और इसी की डिटेल्स देंगे अभिषेक। जी हाँ, जैसे भी आपने न्यूज़ में पढ़ा था कि अ, लंदन में एक नया टाइप का कोरोना वायरस आया है, या उसी का एक आप बोल सकते हैं नया वर्ज़न आया है या नया मॉडिफ़ाइड रूप आया है, जो कि ज़्यादा खतरनाक है। अलग-अलग स्टडीज़ में बोला जा रहा है, कहीं बोला है कि 70% ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है, कहीं बोला जा रहा है 50% ज़्यादा से फैला जा रहा है। तो ये सब होता क्या है? ये जो वायरस है, तो ये क्यों चेंज होता है, किस लिए चेंज हुआ है? तो हम आज इसके बारे में समझेंगे कि ये चेंज हुआ क्यों है और क्या प्रोसेस रहती है और आगे क्या होने वाला है? इसके क्या आपको आगे जाके जो हमारी जो टेस्टिंग है, जो वैक्सीन्स बन रही है, उसपे जाके क्या इफ़ेक्ट होने वाला है? तो सबसे पहले मैं वायरस की बात करूँ, तो जो वायरस रहता है कोई भी वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो, अभी मैं इस रूम में बैठा हूँ, तो मेरे आस-पास सराउंडिंग में कई बैक्टीरिया और कई वायरसेस हो सकते हैं। जब तक ये एटमॉस्फेयर में जब सराउंडिंग में ऐसे तो ऐसे ही ऐसे पड़े रहेंगे, इनकी एक 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 बोल सकते हैं शेल्फ लाइफ होती है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे कितने दिन या कितने घंटे तक ये जीवित रह सकते हैं। बट जब कोई भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है और आपकी शरीर में जाके जब आपकी कोशिकाओं पे अटैक करता है, तो वो अपने आप को एक तरह से मल्टीप्लाई करने लगता है। यानी एक वायरस अपनी कई कॉपियाँ बनाने लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कि जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है और आप अपनी कोई दूसरी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड नई कॉपी बना रहा है, तो ये जो प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। आपने म्यूटेशन सुना होगा। और जो नई कॉपी बनाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। जो नया जो कॉपी बना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसको स्ट्रेन बोलेंगे। अ, अब ये जो कॉपी बनी है, वायरस अपनी कॉपी बनाता है, तो या तो 3 तरह की हो सकती है, या तो सेम एज़ इट इज़ बनाए, या उससे थोड़ी वीक हो, या थोड़ी मॉडिफाई हो। मैं सिंपल एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाना चाहता हूँ कि सपोज़ आपके पास एक अब आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है। आपके पास एक ही कॉपी बची है। अब आपको उसकी अलग दूसरी कॉपी और निकालना है। तो आप फ़ोटोग्राफ़र के पास जाएँगे, अपना वो पासपोर्ट जो आपके पास फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो देंगे। उसको बोलेंगे कि भैया इसकी कॉपी निकाल दीजिए आप। तो वो क्या करेगा, वो सिंपल स्कैन करेगा और प्रिंट आउट निकालेगा उसका। अगर उसका स्कैनर और प्रिंटर सही है, अच्छी क्वालिटी का है, तो जिस क्वालिटी की आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी, उसी क्वालिटी का वो निकल जाएगा। नहीं तो अगर उसकी क्वालिटी में कुछ खराबी है स्कैनर या प्रिंटर की, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी-सी डाउनग्रेड हो सकती है। उसका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहते हैं कि अरे मेरी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, इसमें थोड़ा-सा मेरे चेहरे का ग्लो मुझे बढ़ाना है। तो आप बोलेंगे भैया इसको एडिट कर देना। तो वो एडिट करके आपके चेहरे पे ज़्यादा ग्लो ले आएगा और उसकी फिर वो कॉपी निकाल देगा। तो उसी तरह से वायरस जब मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, तो या तो कमज़ोर वर्ज़न बनाएगा, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के केस में अगर प्रिंटर खराब है तो खराब कॉपी निकलती है, उसी तरह से वायरस की खराब कॉपी निकलती है। सब कुछ ठीक है, तो वही कॉपी निकलेगी। और वायरस अपने आप को अगर मॉडिफ़ाई कर देता है, तो जो कॉपी आएगी, तो जेनेटिकली मॉडिफ़ाई कॉपी। तो जेनेटिकली मॉडिफ़िकेशन की बात करें हम कोरोना वायरस की केस के बाद, वो जो कोरोना वायरस है, उसमें सीक्वेंस ऑफ अमोनिक एसिड्स है। लगभग 30,000 बेस पेयर है अमोनिक एसिड के, जिससे वो एक कोरोना वायरस बना है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो 30,000 ईंटें जुड़ी हुई है, जैसे आप दीवारें बनाते हैं, तो ऐसे जो कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में 30,000 ईंटें जुड़ी हुई है। उस वो सीक्वेंस वाइज़ पूरा, उससे एक वो कोरोना वायरस बना हुआ, ये नोवेल कोरोना वायरस। अब हुआ क्या, जो नया इसमें जो स्ट्रेन आया है, उसको नाम नाम दिया गया है N501Y। अब ये N501Y नाम क्यों दिया है, इसके पीछे भी लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि जो एन टाइप का अमोनिक एसिड है, वो 105 पोज़ीशन पे जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें जो 105वीं पोज़ीशन है, उसपे वाई टाइप अमोनिक एसिड से वो रिप्लेस हो गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझे कि एक पूरी दीवार है, उसमें ये हुआ है कि जो 501 नंबर की ईंट थी, वो एन टाइप की ईंट थी। वो एन टाइप की ईंट को निकाल के वाई टाइप की ईंट लगा दी गई है। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्ज़न है,
अब उससे ये हुआ है कि ये बोला जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा संक्रामित जिस रेट से ये इन्फेक्शन फैलाता है, जिस रेट से बॉडी के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, वो जो नॉर्मल कोरोना वायरस है, उससे कहीं ज़्यादा है। अब एक और क्वेश्चन है कि ये जो म्यूटेशन है, ये जो स्पाइक ये जो बना स्ट्रेन बना है, ये पहली बार बना है? ये ऐसा नहीं है। अभी तक कई जो कोरोना वायरस है, उसके कई स्ट्रेन बन चुके हैं, कई म्यूटेशन की प्रोसेस हो चुकी है। ये ब्रिटेन में भी इसलिए आइडेंटिफ़ाई हुआ है क्योंकि हमें पता है कि इंग्लैंड एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि ये एक नया एक म्यूटेंट आया है इसका, जो जिसकी इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। हो सकता है कि दुनिया के दूसरी कंट्री में भी कई ऐसे अभी तक स्ट्रेन बन चुके हो जो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो, बट पता नहीं पड़ा। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक जगह पढ़ा था, जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो अप्रैल और मई में इनिशियल टाइम में जो इंडिया में जो जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन था, वो भी काफ़ी खतरनाक था। अगर आप देखें कि उस समय जो बड़ी सिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा जो जो हॉटस्पॉट थे, आप मुंबई देख लीजिए, अहमदाबाद देख लीजिए, इवन जैसे कि इंदौर देख लीजिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इन्फेक्शन था, जितने टेस्टिंग हो रहे थे, जितने पॉजिटिव रेट आ रहे थे, वो लगभग 20% थे कई-कई सिटीज़ में, और डेथ रेट भी ज़्यादा थी, मोर्टेलिटी भी रेट जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसा बोला जा रहा था कि इनिशियली इंडिया में भी जो इस वायरस का स्ट्रेन था, वो भी काफ़ी खतरनाक था, बट धीरे-धीरे समय के साथ-साथ वो वायरस का स्ट्रेन खत्म हो गया है। अब दूसरा ये कि जो स्ट्रेन जो बनते हैं, ये वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम पे। जैसे ही वायरस आपकी बॉडी में जाता है, तो आपके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक तरह से स्टार्ट हो जाता है कि उसको रिएक्ट कैसे करना है। अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो हो सकता है कि वो उस वायरस को खत्म कर दे और अपनी कॉपीज़ नहीं बना पाए। अगर थोड़ा-सा वीक है आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, तो हो सकता है कि वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा और कॉपी भी बनाने लग जाएगा वो। बट अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक है, तो कॉपी भी बनाएगा वो, और ऐसी कॉपी बनाएगा जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वैक्सीन इस पे असर करेगी? तो उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। बेसिकली अभी तक जितनी वैक्सीन आई है, जैसे आपने बताया फाइज़र, मॉडर्ना की, और हमने भी पहले बताया है, ये आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। यानी आरएनए बेस बे और अगर वायरस अगर उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहा है, तो उसके आरएनए स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो गए। यानी कि जो आरएनए बेस्ड वैक्सीन अभी यूज़ में आ रही है, हो सकता है कि वो वायरस पे इतने इफ़ेक्टिव ना हो। बट दूसरा एक जो काउंटर व्यू है कि जो यूएस एफडीए की अप्रूवल की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि अभी शोएब ने बताया कि मॉडर्ना और फाइज़र दोनों की वैक्सीन को यूएस में अप्रूवल मिल चुका है। तो यूएस एफडीए का जो रूल है कि किसी वैक्सीन को अप्रूव करना है, तो वो ये देखते हैं कि कितने स्ट्रेन्स पे या कित पे ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, यानी मल्टीपल स्ट्रेन्स पे टेस्टिंग होना चाहिए और इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए। यानी उन्होंने टेस्टिंग की है और उसके रिज़ल्ट पॉज़िटिव हो गए, तभी यूएस एफडीए ने उनको अप्रूवल किया है। तो ये सब डिटेल थी कि स्ट्रेन के बारे में कि क्या है, कैसी है, और इसको लेके काफ़ी एक 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 पैनिक लाइक सिचुएशन है। बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे पैनिक होने लायक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर प्रोसेस है। कोई भी वायरस है, वो अपने आप को टाइम के साथ चेंजेस उसमें आते रहते हैं। कई उसके उसमें जो म्यूटेशन प्रोसेस होती है, कई उसके स्ट्रेन्स बनते हैं। कुछ वीक बनेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो पैनिक होने लायक सिचुएशन नहीं है। मैं इसमें अ, एक एक्सपर्ट है, डॉक्टर फ़हीम यूसुफ यूएस के, जो कोविड एक्सपर्ट है। उन्होंने ट्वीट किया था, वो मैं कोट करना चाहता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने बोला था कि फ्लाइट अभी फ्लाई कर रही है। अभी जो चेंजेस आए, इसकी वज़ह से एक टर्ब्यूलेंस क्रिएट हुआ है। जैसे फ्लाइट में आप फ्लाई करते हो, टर्ब्यूलेंस आता है। तो ये बस एक टर्ब्यूलेंस है, आपकी फ्लाइट क्रैश नहीं हुई है। जो एक एक एक्सपर्ट पायलट होता है, उसको पता है कि मुझे अपने प्लेन को ये टर्ब्यूलेंस में से कैसे निकाल के ले जाना है। उसी तरह से साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को पता है कि ये जो जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें, कोरोना वायरस में नए-नए स्ट्रेन्स बन रहे हैं, तो उसमें से कैसे निकलना है उनको पता है। तो पैनिक नहीं होना है। जैसे हमें सावधानी बरतनी है, वैसे सावधानी बरतना चाहिए। और हम जैसे पहले भी कहते हैं कि लंबी लड़ाई है, आपको ज़रा-सी भी ढील नहीं बरतना है, प्रिकॉशन लेते रखना है, जब तक कि ये पूरी तरह से महामारी खत्म ना हो जाए। साइंस में इवोल्यूशन में एक थ्योरी काफी फेमस होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्रीचर्स अपने आप को इवॉल्व करते जाते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है, जैसे जैसे उनकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उसके बेसिस पे। और ह्यूमंस भी पहले काफी अलग हुआ करते थे, अब काफी अलग हैं। हो सकता है आगे जाके और अलग हो जाए। तो ये इवोल्यूशन है, क्रीचर्स अपने आप को जो इवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बात ये है
कि ह्यूमंस अर्थ पे जब से आए उसके 350 करोड़ साल पहले से वायरसेस अर्थ पे हैं। तो वायरसेस के पास इवॉल्व करने का एडवांटेज है, उनके पास इवॉल्व करने का एक्सपीरियंस ह्यूमन से काफी ज्यादा है। लेकिन हमारे पास दिमाग है, हमारे पास साइंस है, और हम इसको जरूर काउंटर करेंगे। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक